दोस्तों सुपर एमसीक्यू सीरीज यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो या दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच हो, दोस्तों आपके पेपर में ताबड़तोड़ प्रश्न पूछे गए हैं। आइए दोस्तों करते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन। ठीक है दोस्तों, हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग पढ़े हैं, आप लोगों का यहाँ पर ताबड़तोड़ रिवीजन करवाना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप दोस्तों उसको देखते रहिए और हमारे दोस्तों प्रश्न पूछते ही आप ताबड़तोड़ जवाब दीजिएगा। बताइए, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी मतलब दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर का अधिकतम आउटपुट डीसी वोल्टेज का मान कितना होता है? बताइए दोस्तों, मैंने अभी कल के वीडियो में बताया है VDC का मान। दोस्तों बताइए, जवाब हो जाएगा दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर में VDC का जो मान होगा कितना होता है? Vm/π होता है। अच्छा दोस्तों, मान लीजिए ये तो VDC का मान हाफ वेव के लिए है। यदि आप लोगों से कोई फुल वेव की बात करे तब दोस्तों आप वहाँ पे लिखना 2Vm/π। ठीक है, मतलब हाफ वेव के लिए अधिकतम DC का मान कितना होगा? Vm/π होगा, जबकि फुल वेव के लिए कितना होगा? 2Vm/π होगा। VDC का मान कहेगा तो आप यहाँ पे कहोगे Vm/π और यहाँ पे कहोगे 2Vm/π। ये भूलता है मेरे दोस्तों, इसको एक नज़र जरूर देख के जाइएगा। दोस्तों यहाँ पर छोटे से क्लिप के माध्यम से आप देख लीजिएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट का अधिकतम RMS वोल्टेज क्या होगा? देखिए दोस्तों, अभी तक पूछा था VDC का मान, अब उसी को बोल रहा है दोस्तों कि RMS मान कितना होगा। तब दोस्तों आप जवाब दोगे नहीं। दोस्तों आप लोग पहले वीडियो देखिए। अब देखिए VRMS का मान क्या होगा हाफ वेव के लिए? Vm/2 हाफ वेव के लिए। लेकिन फुल वेव के लिए क्या होगा? Vm/√2 होगा। Vm/√2 होगा फुल वेव के लिए, याद कर लो। चलिए दोस्तों, अब बताइए जवाब क्या होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट DC का मान दोस्तों RMS में क्या होगा? बताइए दोस्तों, जवाब हो जाएगा Vm/2 होगा, जबकि फुल वेव के लिए क्या होगा? बताइए Vm/√2 होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे प्रश्न आ रहा है वैसे वैसे दोस्तों हम आप लोगों को वीडियो का क्लिप दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रिपल फैक्टर से संबंधित प्रश्न है। पहले दोस्तों आप लोग यह छोटा सा वीडियो देखिए, फिर दोस्तों प्रश्न करते हैं। ठीक है, अब देखो रिपल फैक्टर का मान क्या होगा हाफ वेव के लिए? 1.21 बार बार पूछता है। और यही फुल वेव के लिए कितना होगा? कम होता है, 0.48 होता है। 0.48 होता है। अच्छा दोस्तों, अब आप लोग वीडियो देख चुके हैं। बताइए हाफ वेव रेक्टिफायर का न्यूनतम रिपल फैक्टर का मान कितना होगा? बताइए दोस्तों, बोलिए ताबड़तोड़ में। जवाब हो जाएगा 1.21, जबकि दोस्तों फुल वेव के लिए कितना होता है? बोलिए दोस्तों, जवाब हो जाएगा 0.48। अच्छा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न किया गया है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी का मान। ध्यान दीजिएगा, रिपल फैक्टर का मान क्या होगा हाफ वेव के लिए? 1.21 और फुल वेव के लिए पूछा जाएगा तो बोलेंगे 0.48। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब फ्रीक्वेंसी की जब बात आएगी तब हाफ वेव के लिए कितना होगा? F होगा। और दोस्तों फुल वेव के लिए कितना होगा? बताइए 2F होगा, उसका दोगुना होता है दोस्तों। आइए इसका भी छोटा सा क्लिप देखते हैं। जब रिपल फ्रीक्वेंसी की बात करें मेरे भाई, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी F हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिपल फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। यदि 50 हर्ट्ज है इनपुट फ्रीक्वेंसी AC की, तो हाफ वेव के लिए क्या होगा? वही मान होगा। ठीक है, लेकिन जब फुल वेव की बात करेगा उसको दोगुना कर देंगे, 2F कर देंगे। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग जानते हो। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है रेक्टिफायर के, ठीक है, हाफ वेव हो या फुल वेव हो, उसके एफिशिएंसी से संबंधित है। बताइए हाफ वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता इफिशियंसी का मान दोस्तों कितना होता है? बताइए दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। बताइए दोस्तों, जवाब हो जाएगा 40.6%। और वही दोस्तों फुल वेव के लिए कितना होता है? बताइए 81.2% होता है। आइए दोस्तों इसका भी छोटा सा क्लिप देखते हैं। ठीक है, अब देखिए
ताबड़तोड़ पूछता है मैक्सिमम इफिशियंसी हाफ वेव के लिए आप बार बार जानते हो 40.6%, लेकिन कैसे आया मेरे भाई? 4/π², 4/π² होता है। सॉल्व करने पर 40.6% आता है हाफ वेव के लिए। क्या? मैक्सिमम इफिशियंसी। यही बात करोगे फुल वेव के लिए तो 8/π² इक्वल टू कितना होगा? 81.2% होगा फुल वेव के लिए। ठीक है, चाहे वह ब्रिज रेक्टिफायर हो, चाहे वह 2 डायोड वाला हो, सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर वाला हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड पर आने वाला PIV वोल्टेज मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज का मान कितना होता है? बताइए दोस्तों। हाफ वेव के लिए VM होता है, ठीक है, और दोस्तों फुल वेव के लिए कितना होता है? 2 VM होता है, लेकिन दोस्तों 2 डायोड के लिए। और दोस्तों जबकि ब्रिज रेक्टिफायर के लिए VM ही होता है। दोस्तों आप लोग इसका भी छोटा सा क्लिप देखिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो PIV पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव के लिए VM होता है, लेकिन फुल वेव के लिए 2 VM होता है। ये मेरे दोस्तों 2 डायोड के लिए है 2 VM, लेकिन यही बात ब्रिज रेक्टिफायर के लिए बोल दे तो आप बोलोगे VM। क्या बोलोगे? VM। इस बात को याद रखिएगा, यह भूल सकता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पेपर में पूछा गया है सब दोस्तों UPPCL JEE और दोस्तों इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लिए दोस्तों सब पूछा गया है, किसी न किसी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए अब आ गया फुल वेव के लिए। दोस्तों प्रश्न है एक पूर्ण तरंग मतलब फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर से प्राप्त अधिकतम आउटपुट DC वोल्टेज का मान क्या होगा? दोस्तों आप लोग वीडियो का क्लिप देखे हैं, ठीक है, आप लोग दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जवाब हो जाएगा 2 VM/π, जबकि दोस्तों बताइए हाफ वेव के लिए कितना था? VM/π था, और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 VM/π हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब देखिए कह रहा है कि फुल वेव चाहे 2 डायोड वाला हो, चाहे दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर वाला हो, ठीक है, उससे प्राप्त अधिकतम आउटपुट RMS वोल्टेज कितना होगा? बताइए दोस्तों, सोचिए, अभी पढ़े हैं। जवाब हो जाएगा दोस्तों VM/√2 होगा। अच्छा, ओ भी RMS वाला पूछ दिया। हाफ वेव के लिए था VM/2 था, जबकि फुल वेव के लिए कितना होगा? बताइए VM/√2 होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर चाहे ब्रिज रेक्टिफायर हो, वहाँ पर न्यूनतम रिपल फैक्टर का मान कितना होगा? बताइए दोस्तों, हमने अभी आपको बताया है, बताइए। जवाब हो जाएगा 0.48। दोस्तों ध्यान दीजिएगा फुल वेव के लिए है, ठीक है, जबकि दोस्तों यही मान हाफ वेव के लिए कितना था? 1.21 था रिपल फैक्टर का मान, रिपल फैक्टर का मान। ठीक है दोस्तों, अब बताइए यहाँ पर प्रश्न किया है कि आप मुझे ये बताइए एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए मैक्सिमम इफिशियंसी का मान कितना होगा? बताइए दोस्तों, ये तो बच्चा बताएगा, बताइए। जवाब होगा दोस्तों फुल वेव के लिए मैक्सिमम इफिशियंसी दक्षता का जो मान होगा 81.2% होगा, जबकि दोस्तों हाफ वेव के लिए कितना था? बताइए 40.6%। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है PIV से है, सब दोस्तों पेपर में आया हुआ है। बताइए एक फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड पर आने वाला PIV वोल्टेज। दोस्तों यहाँ पर फुल वेव की बात हो रही है। दोस्तों आप पहले पूछिए कि जो फुल वेव की जो बात हो रही है 2 डायोड के लिए, हाँ, तो यहाँ पे बोलोगे 2 VM होगा। लेकिन दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, ये नीचे दिया हुआ है कि एक ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड पर आने वाला PIV वोल्टेज कितना होगा? बताइए पीक इनवर्स वोल्टेज। जवाब हो जाएगा VM। दोस्तों मैंने वीडियो में समझाया था बार बार कि जब आपका, ठीक है, PIV वोल्टेज बोलेगा तो आप लिखिएगा VM हाफ वेव के लिए, और दोस्तों फुल वेव के लिए कितना होगा? 2 VM होगा। लेकिन जब ब्रिज रेक्टिफायर जब कहेगा ना, तब वहाँ पर भी लिखिएगा VM। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आप लोग ताबड़तोड़ बोलिए, क्योंकि दोस्तों इसका भी वीडियो बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बस केवल प्रश्नों की ताबड़तोड़ बौछार हो रही है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो देख चुके हैं, आप दोस्तों प्लेलिस्ट में वीडियो देखिएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर पर वीडियो बन चुका है। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये है कि एक कुचालक की, क्या बात है कुचालक की, दोस्तों यहाँ पर एनर्जी बैंड से संबंधित है। ठीक है, बताइए दोस्तों, आप कहोगे कि कुचालक में क्या होता है, संयोजी बैंड पूरा भरा होता है, चालन बैंड दोस्तों क्या होता है, खाली होता है। और दोस्तों उनके बीच जो एनर्जी जो गैप जो होता है, ऊर्जा अंतराल क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है, काफ़ी उच्च होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न ये पूछा है कि अर्धचालक जर्मेनियम, दोस्तों सिलिकॉन भी होता है, तो यहाँ पर प्रश्न किया है जर्मेनियम से। ठीक है, जर्मेनियम के परमाणु एक क्रिस्टल संरचना में आपस में जिस बॉन्ड से बंधे होते हैं, दोस्तों बॉन्ड कहिए या बंध कहिए, बंध। ठीक है, आप लोग दोस्तों पढ़े होंगे क्या, वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, आप दोस्तों पढ़े हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अर्धचालक जर्मेनियम जो होता है उसके अंदर वह किस बंध से बंधा होता है, बताइए, सहसंयोजी बंध से बंधा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा होता है। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा है इंट्रीजिंग सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रीजिंग सेमीकंडक्टर, वह सेमीकंडक्टर जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि न मिली हो, अशुद्धि न मिली हो, मतलब दोस्तों शुद्ध अर्धचालक को बोल रहा है। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, निज अर्धचालक भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा सेमीकंडक्टर की शुद्ध अवस्था में होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे प्रश्न करेगा पेपर में, ऑप्शन के आधार पर दोस्तों आप लोग क्या करोगे, ताबड़तोड़ जवाब दे लोगे। ठीक है, कि ऑप्शन कैसे किया है, शुद्ध अर्धचालक का नाम लेगा तो दोस्तों आप मारिएगा कि इंट्रीजिंग सेमीकंडक्टर को बोल रहा है। मेरे दोस्तों आप लोग इस बात को रट जाइए, क्या, वह सेमीकंडक्टर जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि न मिली हो, ऐसे अर्धचालक को, ऐसे सेमीकंडक्टर को इंट्रीजिंग सेमीकंडक्टर कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, निज अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा है कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए इंट्रीजिंग सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाना ठीक होगा, बताइए। दोस्तों पहले आप लोग पूरी बात समझिए, कहानी क्या, निज अर्धचालक था जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली थी, ठीक है ना। लेकिन जब दोस्तों 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि या 5 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि जब मिलाते हो ना, तब दोस्तों बनता है वाय अर्धचालक, एक्सट्रिंजिंग सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। दोस्तों उसी के 2 बेटे हैं, पी टाइप और एन टाइप। दोस्तों यहाँ पर एन टाइप पूछा है। ठीक है, पी टाइप में क्या होता है, 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रश्न किया है एन टाइप, तब दोस्तों हम लोग मुस्कुरा के जवाब देंगे, एन टाइप पूछे हो ना, तो 5 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाएंगे। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही दोस्तों डोपिंग कहते हैं। तब दोस्तों डोपिंग क्या करोगे, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन, फास्फोरस भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, एन टाइप में, जबकि दोस्तों पी टाइप होता तब वहाँ पे आप बोलते आलू, बैगन, गाजर, इन थैला, एल्युमिनियम, और बताइए बोरान, गैलियम, ठीक है, इंडियम होता है ना। दोस्तों आप लोग समझदार हो, ताबड़तोड़ पढ़ते हो, ताबड़तोड़ में दोस्तों पढ़ते हो। दोस्तों इसको शेयर भी कीजिए। बताइए, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, झक्कास क्वेश्चन है। पूछा है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। दोस्तों ये भी पूछ देता है कि 0 डिग्री केल्विन तापमान पर अर्धचालक किस प्रकार व्यवहार करेगा। दोस्तों बोलिएगा, ताबड़तोड़ कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दे दिया है तो पूछ रहा है क्योंकि, ऐसा क्यों करता है। तब दोस्तों आप वहाँ पर बोलोगे क्योंकि चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते हैं। अच्छा, 0 केल्विन तापमान पर शुद्ध अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है क्योंकि चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जब होगा ही नहीं
तो कुचालक की भांति व्यवहार करेगा ही। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझदार हो ना, आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध अर्धचालक का ताप गुणांक कैसा होता है? बताइए, पॉजिटिव की निगेटिव? बताइए दोस्तों, जवाब हो जाएगा ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है अल्फा का मान। अच्छा दोस्तों, अब बताइए, एक एक्सट्रिंजिक अर्धचालक मतलब अर्धचालक का नाम लिया है, लेकिन दोस्तों वह अर्धचालक अशुद्धि वाला है, उसका ताप गुणांक क्या होगा? दोस्तों उसका भी अल्फा का मान क्या होगा? निगेटिव ही होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि 1 और 10⁸ का रेशियो, ठीक है, उसके अनुपात में दोस्तों मिलाते हैं, तब क्या होता है? बताइए दोस्तों, जवाब हो जाएगा कि उसकी चालकता 100 गुना बढ़ जाती है। 100 गुना दोस्तों क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दोस्तों इस बात को भी याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएन जंक्शन के डिप्लेशन क्षेत्र में बताइए मुक्त आवेश होते हैं कि नहीं? दोस्तों आप लोग बोलिएगा नहीं होते हैं। पीएन जंक्शन के डिप्लेशन क्षेत्र में मुक्त आवेश फ्री चार्ज दोस्तों नहीं होते हैं। दोस्तों ताबड़तोड़ वाले बातों को याद रखिएगा। मेरे दोस्तों अब आप लोग ताबड़तोड़ बोलिए, क्योंकि दोस्तों समय नहीं है और आप लोगों का दोस्तों ताबड़तोड़ रिवीजन करवाना है, क्योंकि दोस्तों एसएससी जेईई का पेपर होने वाला है, यूपीपीसीएल जेईई का भी दोस्तों पेपर होने वाला है। दोस्तों आप लोग समझदार हैं, टेक्निकल के दोस्तों छात्र हैं। दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बताइए, एक पीएन डायोड अग्र बायस में होता है, मतलब फॉरवर्ड बायस में होता है, जब वाई बैटरी इस प्रकार लगी हो कि दोस्तों कैसे लगी हो? दोनों तरफ के बहुसंख्यक आवेश जंक्शन पार करने लगे। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि पी टाइप को पॉजिटिव, एन टाइप को नेगेटिव जोड़ते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं कि वह जो है एफबी में हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह बात ना करके यह बोल रहा है कि यह तब होगा जब दोनों तरफ के बहुसंख्यक आवेश, मतलब पी टाइप का जो बहुसंख्यक आवेश है क्या होता है? बताइए, होल होता है, मेजॉरिटी चार्ज करिए। बताइए, और दोस्तों एन टाइप में क्या होता है? बताइए, इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों क्या करते हैं? दोनों तरफ के बहुसंख्यक आवेश जंक्शन पार करने लगे, मतलब जंक्शन की ओर जाने लगे, मुकालात करने। ठीक है दोस्तों, उस समय हम लोग कहेंगे कि नहीं यह क्या है? फॉरवर्ड बायस में है। दोस्तों आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि जब पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तब इस प्रकार के बायसिंग को क्या कहते हैं? बताइए, फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। ठीक दोस्तों, मेरे बड़े भैया लोग बताइए अगला क्वेश्चन, अग्र बायस में मतलब फॉरवर्ड बायस में जंक्शन की डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई घटती है कि बढ़ती है? अरे भैया एफबी में जोड़े हो ना तो घट जाएगी, आरबी में जोड़ोगे तो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों एफबी में होल और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जंक्शन की ओर जाने लगते हैं, तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई घट जाती है। ठीक है, और जबकि दोस्तों आरबी में क्या होता है? दूर जाते हैं। ठीक है, तब क्या होगा? बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। दोस्तों आप लोग समझदार हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबी में मतलब फर्स्ट बायस में पीएन जंक्शन में दोस्तों क्या होता है? बहुत थोड़ी धारा बहती है। दोस्तों प्रश्न के हिसाब से जैसे दोस्तों विकल्प में दिया होगा उसके हिसाब से दोस्तों आप लोग टिक मारिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों धारा बोला है, मतलब धारा बहुत कम बहती है, किसमें? रिवर्स बायस में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न किया है कि बताइए ब्रेक डाउन अवस्था में, देखिए ब्रेक डाउन हो गया, तब दोस्तों कह रहा है कि ब्रेक डाउन अवस्था में पीएन जंक्शन में लीकेज धारा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए, बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों आप लोग ग्राफ देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन जब होता है लीकेज करंट का मान बहुत ही बढ़ जाता है, लेकिन उस समय वोल्टेज आपका स्थिर हो जाता है। दोस्तों इसी प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है किसमें? जीनर डायोड में। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे तो मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को घुमा के पूछा है कि ताप में समान बढ़ोतरी करने पर, चलिए भाई टेम्परेचर को बढ़ा दिए
तो कह रहा है कि उत्क्रम लीकेज करंट मतलब उत्क्रम मतलब रिवर्स लीकेज करंट का जो मान है अग्रधारा की अपेक्षा मतलब फॉरवर्ड करंट की अपेक्षा 5 से 7 गुना बढ़ती है। यह बात सत्य है कि असत्य है, बताइए। दोस्तों यहाँ पे जवाब होगा सत्य है। ठीक है दोस्तों, ताबड़तोड़ इसको याद रखे रहिएगा। अच्छा दोस्तों, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य डायोड में जीनर ब्रेकडाउन की अपेक्षा एवलांचे ब्रेकडाउन की संभावना अत्यधिक होती है क्योंकि ये कम डोपिंग वाले होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये कम डोपिंग वाले होते हैं। दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, ताबड़तोड़ में भूलेगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये भूलेगा, इसको याद रखिएगा। दोस्तों आप बाथरूम में हो, लैट्रिन कर रहे हो, सोए हो, नींद नहीं आ रहा है, दोस्तों इस वीडियो को लगा के छोड़ दीजिए। और दोस्तों प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो है दोस्तों 1 बाय 1 करके सुनते रहिए, आपको दोस्तों सुनते सुनते याद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न को घुमा के पूछा है, फिर बोल रहा है कि जर्मेनियम डायोड का टर्न ऑन वोल्टेज कितना होता है। टर्न ऑन वोल्टेज, दोस्तों टर्न ऑन वोल्टेज बोल सकता है, नी वोल्टेज भी बोल सकता है। तो जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट होता है, जबकि दोस्तों सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, सब समझते हैं, मुझे पता है। अच्छा दोस्तों, अब बताइए पीएन जंक्शन में बैरियर वोल्टेज, ठीक है, बैरियर जो है पोटेंशियल किनके कारण दोस्तों होता है, बताइए। दोस्तों जवाब हो जाएगा बहुसंख्यक आवेशों के जंक्शन पार कर जाने के कारण होता है। पीएन जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल बहुसंख्यक आवेशों के जंक्शन पार कर जाने के कारण होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, हर प्रत्येक पीएन जंक्शन डायोड के ब्रेकडाउन क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक पीएन जंक्शन डायोड ब्रेकडाउन क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है, जबकि वह खराब भी ना हो। दोस्तों यह बात सत्य है कि असत्य है। दोस्तों यह बात असत्य है। ठीक है दोस्तों, इसी का प्रश्न जो है मिलता जुलता नीचे लिखा है। देखिए, बिना खराब किए किसी सामान्य पीएन जंक्शन डायोड पर लगाए जा सकने वाला अधिकतम रिवर्स वोल्टेज क्या कहलाता है, बताइए। PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। दोस्तों आप लोग समझदार हो, आप लोग दोस्तों एक बार इसको सुनेंगे दोस्तों आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जो आप लोगों को लगे कि नहीं मुझे याद नहीं होगा, उसको दोस्तों आप लोग अपने फेयर कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे मित्र भाई बंधु, मुझे पता है कि आप लोगों के पास यह वीडियो काफ़ी लेट में पहुंचेगा, क्योंकि हमारा चैनल देखिए अभी नया है। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे मित्रों। यदि आप लोगों के पास यह वीडियो पहुंचा है तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे दोस्तों आप लोग तैयारी कीजिए, हम दोस्तों आप लोगों का ताबड़तोड़ रिवीजन करवाएंगे जहां तक हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।